नमस्ते दोस्तों, सामान्य अध्ययन विषय बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। चलिए देखिए, जो आपके सामान्य अध्ययन विषय बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं वह यूथ कॉम्पिटिटिव टाइप्स के बुक से लिया गया है। यह आपके पिछले साल के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, यह इसी बुक से आपका साल हम लोग करते हैं। तो चलिए आज आपकी जो टॉपिक है, चलिए देखिए आज हम लोगों की एक नई टॉपिक है और टॉपिक का नाम है जीवाणु, विषाणु और कवक, बैक्टीरिया, वायरस और फंगी। इस टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे और ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन सामान्य अध्ययन विषय बायोलॉजी में फिक्स रहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवक सबसे जहरीला होता है? कौन सा ऐसा फंगस है जो सबसे जहरीला होता है? ऑप्शन देखिए, एग्रिकस, बिस्पोरस, एग्रिकस, कैम्पेस्ट्रस, एमनिटा, फैलेडाइस या पोडोस्मान पाडोसिस। तो कौन से कवक जो जहरीले होते हैं वह आपके एमनिटा, फैलेडाइस के नाम से जाने जाते हैं। ये जो कवक होते हैं बहुत जहरीले होते हैं, या इसे हम डेथ कैप के नाम से भी जानते हैं। देखिए जो आपका एग्रिकस है, यह सामान्य तरीके से खाने वाला मशरूम या कवक है, और एग्रिकस कैम्प्रेटस है, ये भी खाने वाले कवक हैं। और पाडोस्मान जो है वह जहरीला तो होता है लेकिन कम जहरीला होता है। सबसे अधिक जहरीला आपके एमनिटा, फैलेइडीज नाम के कवक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं करता? ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2015 में पूछा गया है कि कौन से ऐसे हैं जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण नहीं करते। राइजोबियम, साइनोबैक्टीरिया, माइकोराइजा और फ्रैंकिया। तो देखिए राइजोबियम जो आपका होता है यह लेग्यूम पौधों के जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। और साइनोबैक्टीरिया यह नीलहरी शैवाल है, यह भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। और फ्रैंकिया आपका यह एक्टिनोमाइसिटीज है, यह भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। लेकिन जो माइकोराइजा आपके होते हैं, सी वाला ऑप्शन माइकोराइजा, यह जो आपके होते हैं वह फंगस और पौधों के सहजीवी होते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य नहीं करते। यह जो आपके माइकोराइजा होते हैं वह आपके फंगस और पौधों के सहजीवी होते हैं। फंगस से जड़ और खनिज पदार्थ लेते हैं और पौधों से प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब पौधे भोजन बनाते हैं तो पौधों से भोजन लेते हैं, और फंगस से आपका जड़ और खनिज पदार्थ लेते हैं। इसलिए माइकोराइजा को पौधे और फंगस के बीच का सहजीवी संबंध कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया द्वारा होती है? ये क्वेश्चन ARFO मेंस में पूछा गया है कि जब दूध से दही बनाई जाती है तो इसमें कौन सी बैक्टीरिया होती है? माइकोबैक्टीरिया, लैक्टोबैक्टीरिया, स्यूडोमोनास या जेनोमोनास। तो जब दूध से दही बनाई जाती है तो उसमें लैक्टोबैक्टीरिया जो आपके होते हैं यह दूध में लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदलकर दूध से दही बनाने का कार्य करते हैं। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। माइकोबैक्टीरिया यह रोगकारी जीवाणु है, और स्यूडोमोनास यह क्या करता है? दूध को खराब करता है। दूध से दही जमाने का कार्य लैक्टोबैसिलस का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीटी कपास जो कि एक जीन उत्पादन फसल है
इसमें बीटी का अर्थ क्या है? देखिए बीटी कपास है जो आपके जीन उत्पादन की एक फसल है। इसमें बीटी का अर्थ क्या है? ऑप्शन देखिए, जैव तकनीकी उत्पाद, बैक्टीरिया का नाम, आधार जीवन उत्पादक या कीटनाशी प्रोटीन। तो जो आपके बीटी कपास होते हैं वह एक प्रकार के बैक्टीरिया का नाम होता है और बीटी का अर्थ होता है बैसिलस थुरिंजिनेसिस। यह आपके बीटी कपास के अंतर्गत आते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? यह एक बैक्टीरिया का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है। घात करो, घायल करो और छिप जाओ के नाम से कौन से विषाणु है? ऑप्शन देखिए, RSV विषाणु, डेंगू विषाणु या HIV विषाणु या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके घात करो और छिप जाओ जो विषाणु होते हैं वह RSV विषाणु होते हैं। RSV मतलब रिस्पायरेटरी सिंसिशियल वायरस होते हैं। यह क्या करते हैं? यह घायल करके छिप जाते हैं। यह श्वसन रोग पैदा करने वाले विषाणु होते हैं, इसीलिए इनको घात करो और छिप जाओ के नाम से भी जाना जाता है। यह आपके जो डेंगू वायरस होते हैं वह यह डेंगू बुखार को फैलाते हैं और HIV या एड्स रोग उत्पन्न करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? कौन है जो जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयोग किया जाता है? ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड या क्लोरीमीन। तो आपके जो ओजोन है या क्लोरीन डाइऑक्साइड है या क्लोरीमीन है, ये तीनों जल जीवाणु मुक्त करने वाले हेतु प्रयोग किया जाता है। उपर्युक्त में से सभी। देखिए ओजोन एक शक्तिशाली ऑक्सीडाइजर है, यह जल को शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है। और क्लोरीन जो डाइऑक्साइड है यह जीवाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और क्लोरीमीन यह दीर्घकालीन जीवाणु नियंत्रण हेतु प्रयोग किए जाते हैं। तो आपका तीनों ऑप्शन जल जीवाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? ये क्वेश्चन UPPCS 2016 में पूछा गया है कि एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर, कौन सा जो आपके इष्ट होते हैं उसका उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन देखिए, कैंडिडा एल्बिकन्स, सैक्रोमाइसिस, सेरेवेसी, कैंडिडा स्टूफी या ल्यूकोस्पोरोडियम फाइड्रियम। तो जो एथेनॉल का उत्पादन के लिए आपके खमीर में के उपयोग में लाया जाता है वह आपके सैक्रोमाइसिस होते हैं या सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी होते हैं या कैंडिडा एल्बिबस जो है यह एक रोगजनक ईस्ट है। यह और सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी या एथेनॉल उत्पादन हेतु सर्वाधिक प्रयोग किए जाते हैं। कैंडिडा स्टूफी यह भी आपके यह एथेनॉल उत्पादन में उपयोग नहीं किए जाते। और ल्यूकोस्पोरोडियम फ्राइडियम जो है वह औद्योगिक एथेनॉल उत्पादन हेतु प्रयोग नहीं किए जाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट आपका, सूची सेकंड यहाँ है। सूची फर्स्ट में दिया है प्लेग, एड्स, गंजापन, मलेरिया और सूची सेकंड में दिया है प्रोटोजोआ, कवक, विषाणु, जीवाणु। तो देखिए जो आपका प्लेग होता है वह जीवाणु से होता है। प्लेग आपका किससे होता है? जीवाणु से, A का 4 और B आपका जो एड्स होता है वह आपके वायरस से होते हैं, B का 3 और C गंजापन जो आपका होता है वह एक प्रकार फंगल डिजीज है, यह कवक से होता है। तो C का आपका क्या हो जाएगा? C का दूसरा
और डी आपका जो मलेरिया है वह प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। तो डी का आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन। देखिए ए का 4 बी का 3 एक ही ऑप्शन आपका दिया गया है। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन आपका सही है। ए का 4 बी का सी, बी का 3 सी का 2 और डी का 1। तो देखिए यह आपके जो प्लेग होते हैं वह जीवाणु एर्सिनिया पेस्टिस से होता है, एड्स विषाणु HIV से होता है, गंजापन जो होता है वो प्रायः कवक संक्रामक रोग से संबंधित है और मलेरिया आपके प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एड्स होता है, ये क्वेश्चन यूपी PCS 2012 में पूछा गया है कि एड्स कैसे होता है, जीवाणु से, फफूंद से, कृमि से या विषाणु से। एड्स जो आपका होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, वह एक प्रकार के विषाणुओं द्वारा होता है। तो आपके कौन सा ऑप्शन सही है? वह आपके डी वाला ऑप्शन सही है। HIV वायरस के कारण एड्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो जो साल्क टीका होता है वह किससे संबंधित है? चेचक से, टिटनेस से, TB से या पोलियो से। तो जो आपके साल्क टीका होते हैं वह पोलियो से संबंधित होता है। साल्क वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जापानी एन्सेफ्लाइटिस का कारक होता है, ये क्वेश्चन यूपी PCS 2008 में पूछा गया है कि जो जापानी एन्सेफ्लाइटिस होता है उसका कारक क्या होता है। ऑप्शन देखिए, जीवाणु होता है, विषाणु होता है, परजीवी प्रोटोजोआ होता है या फफूंद होता है। तो जो आपके जापानी एन्सेफ्लाइटिस होते हैं यह एक विषाणु होते हैं, एक वायरस होते हैं। जापानी एन्सेफ्लाइटिस एक फ्लैवी वायरस से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। देखिए इसमें कथन है जो कुछ जीवाणु होते हैं वह अपना भोजन संश्लेषित कर लेते हैं और कारण है इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो होता है वह हरित लवक कहलाता है, यह पाया जाता है। तो देखिए इसमें आपका कथन और कारण ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो देखिए जो आपका यह कुछ जीवाणु जो होते हैं वह अपना भोजन संश्लेषित कर लेते हैं, ये आपका ए सही है। लेकिन जीवाणुओं में हरा पदार्थ हरित लवक नहीं पाया जाता, यह आपका कारण गलत है। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होते हैं कहलाते हैं। पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी हैं वह फैलता है किसके द्वारा? ये क्वेश्चन यूपी PCS 2000 में पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए, आर्थोमिक्सो वायरस, राइनो वायरस, ल्यूकीमिया वायरस या पोलियो वायरस। तो पैथोजिन जो एक प्रकार की सामान्य क्या है जुखाम के लिए उत्तरदायी होता है, यह राइनो वायरस से फैलता है। किससे फैलता है? राइनो वायरस से फैलता है। देखिए जो आर्थोमिक्सो वायरस है यह इन्फ्लुएंजा के लिए उपयुक्त के लिए उत्तरदायी होता है और जो आपके ल्यूकीमिया वायरस है वह रक्त कैंसर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है
ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 1996 में पूछा गया है कि पोलियो का वायरस है वह कैसे शरीर में प्रवेश करता है, मच्छर के काटने से, दूषित जल, भोजन तथा जल से, थूक से या कुत्ते के काटने से। तो जो पोलियो वायरस है वह शरीर में दूषित भोजन तथा जल से प्रवेश करता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मच्छर के काटने से डेंगू, मलेरिया आदि रोग फैलते हैं, थूक से ये आपके अन्य रोग फैलते हैं और कुत्ते के काटने से रेबीज नाम के रोग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 1995 में पूछा गया है। जो सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया है उसको किसके द्वारा देखा जा सकता है? खाली आँख द्वारा, कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी द्वारा, हैंड लेंस द्वारा या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा। तो देखिए जो आपके सूक्ष्म वायरस सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उसे कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका सही है। नंगी आँखों द्वारा यह दिखाई नहीं देता और हैंड लेंसेज से भी यह दिखाई नहीं देता। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से और भी सूक्ष्म संरचना देखी जाती है, लेकिन बैक्टीरिया जो है वह कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कथन सत्य है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 1995 में पूछा गया है कि बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन देखिए। ए, जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। ये फूल देने वाली व फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बैक्टीरिया के बारे में यह जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं, यह वायरस होता है, यह बैक्टीरिया नहीं होता। और यह फूल देने वाली या फल देने वाली वनस्पति सीमा पर होते हैं। ये बैक्टीरिया इस पर नहीं होते। बैक्टीरिया आपके होते हैं ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है वह है। एक जीव जो आपके ताड़ी के किण्वन में, ताड़ी के जो आपका किण्वन किया जाता है उसमें शामिल होता है, वह क्या है? लैक्टोबैसिलस, एसिटोबैक्टर या सैक्रोमाइसिस या पेनिसिलिन। तो देखिए ताड़ी के किण्वन में जिसका उपयोग किया जाता है, जो ताड़ी के किण्वन में शराब बनाने में किया जाता है वह आपके सैक्रोमाइसिस है। लैक्टोबैसिलस दूध को दही जमाने में उपयोगी होते हैं। एसिडोबैक्टर या सिरका बनाने में उपयोग किए जाते हैं। और पेनिसिलिन आपका यह एक प्रकार के एंटीबायोटिक प्रतिरोधक उत्पादन में उपयोग किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्त्रेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है। जो आपके सब्जियों में प्रयोग होने वाले मशरूम होते हैं, कवक, शैवाल, हरित सब्जी या पशु के मांस। तो जो आपके सब्जियों में होने वाले प्रयोग होने वाले मशरूम होते हैं वह क्या होते हैं? वह आपके कवक होते हैं। वह एक फंगस होते हैं जिसे सब्जियों में मशरूम के रूप में प्रयोग किया जाता है। शैवाल, इसमें क्लोरोफिल होता है, यह स्वपोषी होते हैं। और हरित सब्जियां या पत्तेदार पौधों से प्राप्त होती है। और पशु का मांस या फफूंद या फंगस से संबंधित नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन। मशरूम वास्तव में क्या होता है? यह एक प्रकार का कवक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है, एक क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया है कि जो सूक्ष्म जीव शराब उद्योग में अल्कोहलिक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? ऑप्शन देखिए। ईस्ट है, जीवाणु है, साइनो जीवाणु है या एक्टिनोमाइसिटीज है। तो आपके
जो अल्कोहल शराब बनाने के लिए अल्कोहल में किण्वन का उपयोग किया जाता है वह आपके क्या होते हैं, ईस्ट होते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन आपका सही है। वह क्या होते हैं? ईस्ट होते हैं। ए ऑप्शन आपका सही है। शर्करा का अल्कोहल में किण्वन करता है, जीवाणु क्या है, या शराब के निर्माण में प्रयुक्त नहीं किए जाते। और साइनोबैक्टीरिया या प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसिटीज या एक प्रकार के एंटीबायोटिक उत्पादन में सहायक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंग भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। कुछ देखिए, सूर्य के जो अदृश्य भाग होते हैं उससे प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। किसमें किया जाता है? वृक्षों द्वारा, कवक द्वारा, फफूंद द्वारा या बैक्टीरिया द्वारा। तो आपके जो सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाया जाता है वह आपके बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है। वृक्षों यह दृश्य प्रकाश में उपयोग करते हैं और कवक यह इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं की होती। फफूंद, कवक और फफूंद दोनों क्या है? दोनों आपके दोनों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होती। और बैक्टीरिया द्वारा यह इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेंट भाग का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपना भोजन बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एजोला है एक। एजोला क्या है? जली फर्न है, जली एल्गी है, जली बैक्टीरिया है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एजोला एक प्रकार के फर्न है। यह जल में पाए जाने फर्न है और धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन आपका सही है कि जो आपके एजोला होते हैं वह जली फर्न होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अधिरक्त स्राव है। अधिरक्त स्राव क्या है? ये क्वेश्चन यूपी लोअर प्री 2015 में पूछा गया है कि अधिरक्त स्राव क्या है। ऑप्शन देखिए। एक जीवाणु घटित रोग है, एक विषाणु घटित रोग है, एक प्रदूषण घटित रोग है, या एक आनुवंशिकी रोग है। तो अधिरक्त स्राव यह एक जेनेटिक डिजीज है, एक आनुवंशिक रोग है। इसमें ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, ब्लड आपका निरंतर निरंतर बहता रहता है। जो अधिरक्त स्राव के एक प्रकार की क्या है? बीमारी है जो वंशानुगत या आनुवंशिकी विकार के कारण होते हैं। यह एक क्या है? आनुवंशिकी रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भोजन का विषाक्त होना बाटुलिज्म किस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? जो भोजन का विषाक्त होना, जो भोजन जहरीला हो जाते हैं, यह किस स्पीसीज के कारण होते हैं? ऑप्शन देखिए। एग्रोबैक्टर के, लैक्टोबैसिलस के, क्लास्ट्रीडियम के, या राइजोबियम के। तो देखिए, एक जो आपका एग्रोबैक्टर है वह पौधों में ट्यूमर बनाता है, और लैक्टोबैसिलस या दूध से दही बनाने के कार्य में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं। क्लास्ट्रीडियम या क्लास्ट्रीडियम बाटुलिज्म है जो भोजन के विषाक्त होने का कारण है। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और राइजोबियम क्या है? यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यह क्वेश्चन यूपी लोअर 2002 में पूछा गया है कि कौन से सुमेलित नहीं है। नीली हरी शैवाल, जैव उर्वरक, क्रायोसोपा, माहो नियंत्रण, बायो 902, सरसों का कायाकल्प, या एजोबैक्टर की जैव कीटनाशी। तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? नील हरी शैवाल, जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर होते हैं, ये सही है। क्रायोसोपा या माहो नियंत्रण या कीट का नियंत्रण करते हैं, ये भी आपका सही है। और बायो 902 या सरसों के कायाकल्प से संबंधित है, ये भी आपके सही है। लेकिन एजोबैक्टर यह जैव कीटनाशी नहीं होते। यह वास्तव में क्या होते हैं? यह
जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ये आपके जैव कीटनाशी नहीं होते। तो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो डी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। आंत के जीवाणुओं द्वारा क्या संश्लेषित होता है, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन K या विटामिन A। तो जो आंत में जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है वह आपके विटामिन B12 होते हैं और विटामिन K होता है। दो ऑप्शन आपका सही है, ए और सी ऑप्शन आपका सही है। विटामिन सी और विटामिन ए यह आंत द्वारा संश्लेषित नहीं होता है। तो देखिए विटामिन B12 का निर्माण आंतों के जीवाणुओं द्वारा करते हैं। विटामिन सी यह शरीर स्वयं नहीं बनाता, यह बाहर से लेना पड़ता है। और के आपका ये भी क्या होते हैं, आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होते हैं। और विटामिन ए भी आपका यह आहार से प्राप्त करते हैं, यह आंत में संश्लेषित नहीं होते। तो इसका ऑप्शन आपका ए और सी दोनों ऑप्शन हो जाएगा, विटामिन B12, विटामिन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खमीर एक उदाहरण है। खमीर एक किसका उदाहरण है, जीवाणु का, कवक का, विषाणु का या शैवाल का। तो खमीर एक प्रकार का क्या है, कवक है, एक प्रकार का फंगस है जो क्या करता है, किण्वन के लिए उपयोगी होते हैं। जीवाणु एक कोश की प्रोकैरियोटिक जीव है और आपके विषाणु जो होते हैं वह निर्जीव अवस्था वाले सूक्ष्म जीव हैं और शैवाल आपका प्रकाश संश्लेषी जीव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जब पौधों की पत्तियां अपना भोजन बनाती हैं और भोजन बनाने के दौरान कौन कौन से प्रोसेस करती हैं, यह प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो देखिए पत्तियां जो है उनमें सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिसे रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। और वह कच्चा पदार्थ जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और मिट्टी से जल को लेकर वह अपना भोजन बनाती हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पत्तियां होती हैं वह अपना भोजन बनाती हैं और भोजन के दौरान वह कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं और ऑक्सीजन गैस देती हैं, जो सांस लेने के दौरान हम लोग ऑक्सीजन गैस को लेते हैं। तो यह प्रक्रिया, यह प्रोसेस प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो हम लोगों की टॉपिक जो प्रकाश संश्लेषण है उससे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसका है, कृत्रिम प्रकाश। कृत्रिम प्रकाश क्या है, ऑप्शन देखिए, पर्णहरित क्लोरोफिल नष्ट कर सकता है, पर्णहरित का संश्लेषण कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है और प्रकाश संश्लेषण का कारण नहीं हो सकता है। तो जो आपके कृत्रिम प्रकाश होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण के कारण हो सकते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है कृत्रिम प्रकाश, या आर्टिफिशियल लाइट जो होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण के कारण हो सकते हैं। देखिए जो पर्णहरित क्लोरोफिल नष्ट कर सकता है यह कृत्रिम प्रकाश के सीधे क्लोरोफिल को नष्ट नहीं करता, और पर्णहरित का संश्लेषण करता है। क्लोरोफिल का संश्लेषण प्रकाश की बजाय पौधों के आंतरिक प्रक्रिया से होता है और प्रकाश संश्लेषण कारण नहीं है। यह ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है कृत्रिम प्रकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं क्या कहलाती है। अभी हम आपको बताएं
कि कौन से प्रोसेस के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाती है, वह प्रक्रिया आपके क्या कहलाती है। ऑप्शन देखिए, रसायन कर्म, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या रस संकुचन। तो जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है ऊर्जा संरक्षण की, ऊर्जा उपयोग की, ऊर्जा संचरण की या ऊर्जा मुक्ति की। तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है और प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाते हैं, तो इसमें आपका ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम नहीं करते और केवल संचरण भी नहीं करते, ऊर्जा मुक्ति, ऊर्जा को मुक्त भी नहीं करते। यह ऊर्जा मुक्ति कौन करता है, यह श्वसन के दौरान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे से सूक्ष्म पोषक नहीं है। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2019 में पूछा गया है कि कौन से ऐसे तत्व हैं वह पौधे से सूक्ष्म पोषक नहीं है। सूक्ष्म पोषक नहीं है कहने का मतलब दीर्घ पोषक है, आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है और मैग्नीशियम है। तो देखिए ये आपके जो आयरन, मैग्नीज और कॉपर होते हैं ये तीनों पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, लेकिन मैग्नीशियम जो आपका होता है यह आपके दीर्घ पोषक तत्व के अंतर्गत आता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है उसमें एक तत्व पाया जाता है मैग्नीशियम, इसीलिए यह दीर्घ पोषक तत्व के अंतर्गत आता है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये आपका सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण, हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक, शुष्क बर्फ, कृत्रिम वर्षा, ग्रेफाइट, नाभिकीय संयंत्रों में ईंधन। तो देखिए जो आपका प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है यह आपका सही है। हीमोग्लोबिन यह आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का वाहक होता है, ये भी आपका सही है। शुष्क बर्फ ये आपके प्राकृतिक होती है, यह कृत्रिम वर्षा का कार्य नहीं करती, ये आपका गलत है। और ग्रेफाइट आपका नाभिकीय संयंत्रों में ईंधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं, ये भी आपका सही है। तो कौन सा पूछा, कौन सा गलत है, तो आपका सी वाला ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य की प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं। जो सूर्य का प्रकाश के दौरान जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो जो हरे पौधे होते हैं वह कौन से गैस उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन देखिए, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो देखिए कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं, यह आपके जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो इसमें आपके ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के रूप में और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आपका ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करते हैं, या हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वह वायुमंडल से लेते हैं, उत्पन्न नहीं करते। और नाइट्रोजन आपके यह गैस, ये भी गैस उत्पन्न नहीं करते। ऑक्सीजन गैस प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है किसके दौरान। ऑप्शन देखिए, वाष्पोत्सर्जन क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, श्वसन क्रिया में या उपयुक्त में से
सभी। तो देखिए जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो किसमें आपका होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। वाष्पोत्सर्जन में केवल जल का उत्सर्जन होता है और श्वसन क्रिया पहले संग्रहित रासायनिक ऊर्जा ही मुक्त होती है। तो कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2011 में पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैसों की आवश्यकता होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड यह बहुत जहरीली गैस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड यह प्रकाश संश्लेषण में कार्बन के स्रोत हैं। यहाँ प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भोजन बनाने के दौरान आवश्यक होते हैं। नाइट्रोजन यह इसका उपयोग नहीं होता, यह नाइट्रोजन फिक्सेशन में करते हैं। और ऑक्सीजन आपका उत्पादक में या उत्पादक के रूप में निकलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल पर्णहरित में पाया जाता है। पर्णहरित क्लोरोफिल में कौन से तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन देखिए, लोहा, तांबा, मैग्नीशियम और मैंगनीज। तो देखिए लोहा यह क्लोरोफिल में नहीं पाया जाता, यह हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। और तांबा यह एंजाइमों में पाया जाता है। मैंगनीज आपका यह फोटोलिसिस ऑफ वाटर में सहायक होते हैं। लेकिन क्लोरोफिल आपके पर्णहरित में मैग्नीशियम का केंद्रीय तत्व होते हैं, इसमें मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के C4 चक्र को सर्वप्रथम खोजा गया था। जब प्रकाश संश्लेषण द्वारा C4 साइकिल में सबसे पहले कौन से पादप को खोजा गया था या कौन से पादप में देखा गया C4 साइकिल। ऑप्शन देखिए, मक्का में, गन्ना में, गेहूं में या गाजर में। तो जो आपका C4 पादप है, जो C4 साइकिल चलती है, सबसे पहले मक्का के पौधों में देखा गया। गन्ना भी आपका एक C4 पादप है, लेकिन इसमें बाद में देखा गया। गेहूं और गाजर दोनों क्या है, यह C3 साइकिल के पादप हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर। जब आपके फसल उगाई जाती है तो विभिन्न प्रकार के उर्वरक खाद का उपयोग किया जाता है। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर के बारे में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, 2,4-D है। 2,4-D क्या है, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 1999 में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, एक कीटनाशक है, एक विस्फोटक है, एक कवकनाशी है या एक खरपतवारनाशी है। तो 2,4-D आपका क्या है, यह एक प्रकार के खरपतवारनाशी है। यह खरपतवार को नष्ट करने वाला रसायन या हर्बिसाइड्स है। 2,4-D यह कीटनाशक या कीड़े मारने वाली दवा है और विस्फोटक या बारूद या बम बनाने में प्रयुक्त होते हैं। और कवकनाशी या फफूंद या फंगस को कवक को नष्ट करने वाली दवा है। 2,4-D आपका एक खरपतवारनाशी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है। कौन से एक है जो बायो फर्टिलाइजर है। ऑप्शन देखिए, ईस्ट, क्लोरेला, एजोला या मोल्ड। तो देखिए ये आपके कौन से जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ईस्ट आपका यह खमीर बनाने या एल्कोहल उत्पादन में उपयोगी होते हैं। क्लोरेला आपका यह प्रोटीन युक्त शैवाल है, खाद्य स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। एजोला एक शैवाल है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और ये क्या है, यह जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। और मोल्ड आपका यह भी आपका एक कवक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? ये क्वेश्चन यूपी पीएससी 2016 में पूछा गया है कि कौन से ऐसे हैं जो सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन देखिए, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ और साइनोबैक्टीरिया। तो जो विषाणु है वह रोग उत्पन्न करते हैं, कवक आपका कुछ हद तक सहायक होते हैं लेकिन उर्वरक के रूप में प्रमुख स्रोत नहीं है। प्रोटोजोआ यह भी रोग कारक उत्पन्न करने वाले हैं। साइनोबैक्टीरिया यह नील हरी शैवाल नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में बदलकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और ये क्या है, जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। सूची फर्स्ट में पौधा, सूची सेकेंड में आपका उपयोग। पौधों से कौन कौन से उपयोग होते हैं? तो देखिए, ब्राह्मी, सदाबहार, पुदीना, तुलसी, मधुमेह दूर करने वाले, वातहर या कफोत्सात, मस्तिष्क का टॉनिक। तो जो आपके ब्राह्मी होते हैं वह मस्तिष्क के टॉनिक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। सदाबहार यह मधुमेह रोग दूर करने में सहायक होते हैं और पुदीना जो आपका है यह कपोत्सारक के रूप में उपयोग किया जाता है। और आपके तुलसी है यह वातहर या गले जैसी बीमारियों के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो पहले का ए का 4 देखिए, ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन आपका दिया है। ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। कौन सा ऑप्शन? बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा नत्रजनीय जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन देखिए, कवक, मांस, नील हरी शैवाल या अनावृतबीजी। तो जो आपके नत्रजनीय या नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में कौन से जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? देखिए, तो आपके कवक, फंगस नहीं होते नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। मांस यह भी आपका नहीं होता। नील हरी शैवाल जिसे हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, यह आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं और जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2019 में पूछा गया है कि जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से कौन संबंधित है? ऑप्शन देखिए, लाल शैवाल, भूरे शैवाल, हरे शैवाल या नीला हरा शैवाल। तो अभी हम आपको बताएं कि जो नीला हरा शैवाल साइनोबैक्टीरिया होता है या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लाल शैवाल समुद्री खाद्य व औद्योगिक में प्रयोग किए जाते हैं और भूरे शैवाल यह आयोडीन और एल्जीनेट स्रोत के उत्पादन होते हैं। हरे शैवाल प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यह अपना भोजन बनाते हैं हरे शैवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एंजाइम आपके जो हैं उसमें कौन सा कथन सही है? पहला देखिए, वे जैव उत्प्रेरक हैं, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वह उत्पादित होते हैं। तो एंजाइम के बारे में आपका कौन सा कथन सही है? ये जैव उत्प्रेरक होते हैं या बायोकैटालिसिस्ट होते हैं, ये सही है। वे शरीर के उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वह उत्पादित होते हैं, ये भी आपका सही है। तो आपका पहला और दूसरा दोनों सही है। सी वाला ऑप्शन आपका क्या है? सही है। देखिए, एंजाइम प्रोटीन आधारित जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाएं तेज करते हैं और कथन है आपका अधिकांश एंजाइम अपना क्रियात्मक कार्य उसी कोशिका स्थल पर करते हैं जहां से वह निर्मित होते हैं। जैसे
कोशिकी एंजाइम कुछ अपवाद होते हैं, जैसे आपका पाचन एंजाइम जो स्रावित होकर स्थानांतरित होते हैं। यह पाचक एंजाइम जो होते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम पाए जाते हैं वह अपना स्थान को क्या करते हैं, दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होते जीवाणु होते हैं वह किस पौधे की जड़ के साथ मिलते हैं? ऑप्शन देखिए, दालें, चावल, गेहूं, गन्ना। तो जो आपके जो लेगुमिनस फैमिली के जो भी आपके होते हैं दालें फैमिली के, वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु से पौधे की जड़ों के साथ मिलते हैं, वह आपके हो जाएंगे दालें या जो आपके चावल, गेहूं, गन्ना, इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीलहरी शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? जो आपके नीलहरी शैवाल होते हैं वह किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किए जाते हैं? ऑप्शन देखिए, गेहूं, धान, चना, सरसों। तो जो आपके नीलहरी शैवाल होते हैं वह धान के खेत के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जो आपके ऑप्शन देखें, गेहूं, धान, चना, सरसों। तो धान के खेती के लिए ब्लू ग्रीन एल्गी या नीली हरी शैवाल जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फसलोत्पाद में नत्रजनन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। नत्रजनन मीन्स नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, वह फसलोत्पाद में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए की जाती है। ऑप्शन देखें, उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा, नत्रजन अवरोध के प्रयोग द्वारा, नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा, या उपयुक्त में से सभी। तो जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता में वृद्धि जो आपके लाया जा सकता है उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा या नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा, नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा, तो सभी के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता में वृद्धि लाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिरका निम्न में से एक जलीय घोल है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2009 में पूछा गया है कि सिरका किसका जलीय घोल है। ऑप्शन देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल का, सिट्रिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का या एसिटिक अम्ल का। जो सिरका होता है यह एक प्रकार के एसिटिक अम्ल का जलीय घोल होते हैं, जिसका फार्मूला आपका COOH, यह आपके एसिटिक अम्ल का जलीय घोल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया है कि पौधे किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया और नाइट्राइट। पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। यह आपके कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।